नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से मिले, उसकी मीठी मीठी बातों में आ गए, उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और बाद में उसी इंसान ने आपकी पीठ में खंजर घोंप दिया? हम अक्सर लोगों के चेहरे देखकर उनके दिल का हाल जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेहरे तो सबने नकाबों से ढक रखे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बस कुछ ही पलों में जान सकें? आचार्य चाणक्य, जो सदियों पहले ही मानव मनोविज्ञान के सबसे बड्ढे ज्ञाता थे, उन्होंने अपनी नीतियों में ऐसे अचूक तरीके बताए हैं जिनसे आप किसी भी इंसान के मन का एक्सरे कर सकते हैं। आज की कहानी आपको वे 7 रहस्यमयी तरीके सिखाएगी जिनसे आप मात्र 1 मिनट में सामने वाले का असली चेहरा पहचान लेंगे, ताकि कोई भी आपको अपनी चिकनी चुपधी बातों में फंसाकर धोखा न दे सके। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी आंखें खोलने वाली है। हरिपुर नाम के एक बहुत ही संपन्न नगर में रघुनाथ नाम के एक व्यापारी रहते थे। रघुनाथ का सोने चांदी के आभूषणों का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित व्यापार था। वे स्वभाव से जितने सीधे थे, दिल के उतने ही साफ थे। उनका मानना था कि जो इंसान मीठा बोलता है और भगवान का नाम लेता है, वह कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता। रघुनाथ का भरा पूरा परिवार था। उनकी पत्नी रेवती हमेशा उन्हें समझाती थीं कि व्यापार में इतना सीधापन अच्छा नहीं होता, और उनका बेटा अंकुर अभी व्यापार की बारीकियां सीख ही रहा था। एक दिन रघुनाथ की दुकान पर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आया। उसने महंगे रेशमी कपड़े पहने हुए थे और उसके माथे पर एक बड़ा सा तिलक था। उसने अपना नाम भुवन बताया। भुवन ने आते ही रघुनाथ के पैर छुए और बड़े ही सम्मान से बोला, सेठ रघुनाथ जी, आपके नाम और आपकी ईमानदारी के चर्चे मैंने मीलों दूर सुने हैं। मैं पडेढ़ोसी राज्य से आया हूं और यहाँ एक बहुत बड़ा रत्नों का व्यापार शुरू करना चाहता हूं। मेरे पास अपार धन है, लेकिन मुझे आप जैसे एक सच्चे और ईमानदार साझीदार की जरूरत है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस पूरे राज्य में हमारा कोई सानी नहीं होगा। भुवन की बोली में इतनी मिठास और सम्मान था कि रघुनाथ पहली ही मुलाकात में उस पर मुग्ध हो गए। भुवन ने अगले कुछ दिनों तक रघुनाथ के घर आना जाना शुरू कर दिया। वह रेवती को भाभी मां कहकर बुलाता और अंकुर के लिए महंगे महंगे उपहार लाता। रेवती और अंकुर भी भुवन के इस आत्मीय व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। एक शाम भुवन ने रघुनाथ के सामने एक प्रस्ताव रखा। रघुनाथ जी, मैंने तय किया है कि मैं अपना सारा माल आपके गोदाम में रखूंगा। बस आपको शुरुआत में 50 लाख रुपए की एक छोटी सी राशि निवेश करनी होगी, ताकि हम राजा के दरबार से व्यापार का पट्टा ले सकें। उसके बाद सारा मुनाफा आधा आधा। आप बस कल सुबह कागजों पर हस्ताक्षर कर दीजिए और पैसे तैयार रखिए। रघुनाथ को इस प्रस्ताव में कोई बुराई नजर नहीं आई। वे अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दांव पर लगाने को तैयार हो गए। लेकिन हस्ताक्षर करने से एक शाम पहले रघुनाथ अपने पुराने मित्र और नगर के सबसे विद्वान शिक्षक मास्टर दीनबंधु से मिलने उनके आश्रम गए। मास्टर दीनबंधु ने चाणक्य नीति और वेदों का गहन अध्ययन किया था। वे लोगों को पारहने में माहिर थे। रघुनाथ ने खुशी खुशी भुवन के साथ होने वाले इस नए व्यापार के बारे में दीनबंधु को बताया। सब कुछ सुनने के बाद मास्टर दीनबंधु के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रघुनाथ, जो शहद से भी ज्यादा मीठा बोलता हो, उसकी जीभ के नीचे अक्सर जहर छुपा होता है। तुम कल अपने जीवन की सारी कमाई उस अनजान व्यक्ति को सौंपने जा रहे हो। क्या तुमने उसके मन को पढ़ने की कोशिश की? रघुनाथ ने हैरानी से पूछा, मन को कैसे पढ़ा जाता है मित्र? वो तो इतना संस्कारी है, बड्ढों का आदर करता है और हमेशा धर्म कर्म की बातें करता है। मास्टर दीनबंधु मुस्कुराए और बोले, आचार्य चाणक्य ने किसी भी इंसान को परखने और उसका मन पढ़ने के 7 अचूक तरीके बताए हैं। तुम्हें आज रात भुवन को भोजन पर बुलाना चाहिए और इन 7 तरीकों से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर वह एक सच्चा इंसान है तो वह इन कसौटियों पर खरा उतरेगा, और अगर उसके मन में चोर है तो 1 मिनट में उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। रघुनाथ ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा मित्र, जल्दी बताइए। मास्टर दीनबंधु ने एक गहरी सांस ली और चाणक्य के वे 7 रहस्य रघुनाथ को समझाने शुरू किए। पहला तरीका,
आंखों की भाषा। जब तुम भुवन से उसके पिछले व्यापार या उसके परिवार के बारे में कोई सीधा और तीखा सवाल पूछो, तो उसकी आंखों में देखना। जो इंसान सच बोलता है वह आंखें मिलाकर बात करता है, लेकिन जिसके मन में कपट होता है वह सवाल सुनते ही अपनी नजरें चुराएगा, आंखें झपकाएगा या इधर उधर देखने लगेगा। दूसरा तरीका, शारीरिक हाव भाव। झूठ बोलने वाले इंसान का शरीर उसके शब्दों का साथ नहीं देता। जब तुम उससे कोई ऐसा सवाल पूछो जिसकी उसे उम्मीद न हो, तो ध्यान देना कि क्या वह अचानक अपने हाथ मलने लगता है, क्या वह गर्दन खुजलाता है या पसीना पोंछने लगता है। ये सब घबराहट और झूठ पकड़े जाने के लक्षण हैं। तीसरा तरीका, छोटों के प्रति व्यवहार। कोई इंसान असल में कैसा है यह इस बात से तय नहीं होता कि वह अपने से ताकतवर से कैसे बात करता है, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह अपने से कमजोर या नौकरों के साथ कैसा बर्ताव करता है। तुम आज रात देखना कि वह तुम्हारे सेवकों के साथ कैसे पेश आता है। चौथा तरीका, क्रोध में प्रतिक्रिया। इंसान का असली चरित्र उसके गुस्से में दिखाई देता है। बातों बातों में उसे किसी छोटी सी बात पर टोकना या उसकी बात का विरोध करना। अगर वह तुरंत भड्डे डी एचक जाए या उसका लहजा बदल जाए, तो समझ लेना कि उसका अहंकार उसकी मिठास से बहुत बद्दा है। पांचवा तरीका, धन की चर्चा। जब तुम पैसों के बंटवारे की बात करोगे, तो ध्यान देना कि क्या उसकी बातों में सिर्फ उसका स्वार्थ झलक रहा है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने मुनाफे की बात करे और तुम्हारे नुकसान की चिंता न करे, वह कभी अच्छा साझीदार नहीं हो सकता। छठा तरीका, सुनने की कला। जो इंसान सिर्फ अपनी ही हाँकता रहे और तुम्हारी बात को बीच में काट दे, वह इंसान स्वार्थी होता है। एक सच्चा और साफ मन वाला व्यक्ति हमेशा पहले तुम्हारी बात पूरे धैर्य से सुनेगा। और सातवां तरीका, रहस्य छुपाने की क्षमता। आज रात तुम उसे कोई ऐसा झूठा रहस्य बताना कि तुम्हारे पास कहीं और से भी कुछ गुप्त धन आने वाला है। अगर उसके मन में लालच होगा, तो वह तुरंत उस गुप्त धन के बारे में और कुरेद कुरेद कर पूछने लगेगा। रघुनाथ ने मास्टर दीनबंधु की एक एक बात अपने दिमाग में बैठा ली। उसी रात उन्होंने भुवन को अपने घर विशेष दावत पर आमंत्रित किया। रेवती ने 56 भोग बनाए थे। भुवन हमेशा की तरह एक बद्दा सा उपहार लेकर आया और आते ही उसने रघुनाथ और रेवती की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। लेकिन आज रघुनाथ की नजरें भुवन के चेहरे की बजाय उसकी हरकतों पर थीं। भोजन शुरू हुआ। रघुनाथ ने पहला दांव चला। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा कठोर करते हुए पूछा, भुवन जी, आपने बताया था कि पड़ोसी राज्य में आपका बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन मैंने आज अपने कुछ सूत्रों से पता करवाया, वहां तो आपके नाम की कोई बड़ी दुकान नहीं है। ऐसा क्यों? यह सीधा सवाल सुनते ही भुवन के चेहरे का रंग उड़ डियच गया। उसने तुरंत रघुनाथ की आंखों से अपनी नजरें हटा लीं और छत की तरफ देखते हुए हकलाने लगा। वो दरअसल रघुनाथ जी, मैंने अपनी दुकान अपने चचेरे भाई के नाम पर कर दी थी। हाँ, वो थोड़ा पारिवारिक विवाद था। पहला तरीका, आंखों की भाषा। भुवन विफल रहा। जवाब देते समय भुवन अचानक अपने होंठ चबाने लगा और उसके हाथ कांपने लगे, जिससे उसके हाथ से पानी का गिलास थोड़ा छलक गया। दूसरा तरीका, शारीरिक हाव भाव। भुवन विफल रहा। तभी घर का एक बूढ़ा सेवक जो सालों से रघुनाथ के यहां काम कर रहा था, गर्म पूरियां लेकर आया। भुवन के घबराए हुए हाथों के कारण एक पूरी गलती से भुवन के रेशमी कुर्ते पर गिर गई। भुवन, जो अब तक भाभी मां और भैया कर रहा था, अचानक एक खूंखार जानवर की तरह भड्डक उठा। उसने उस बूढ़े सेवक को जोर का धक्का दिया और चिल्लाया, अंधा है क्या बुढ़े? पता है ये कुर्ता कितने का है? तेरी पूरी जिंदगी की पगार से भी ज्यादा महंगा है। गवारों को काम पर रख, छोड़ा है। तीसरा और चौथा तरीका, छोटों के प्रति व्यवहार और क्रोध। भुवन पूरी तरह बेनकाब हो गया। रेवती और अंकुर भुवन का यह रूप देखकर सन्न रह गए। जिस इंसान के मुंह से फूल झड़ जाते थे, वह अचानक अंगारे कैसे उगलने लगा। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। मास्टर दीनबंधु की बातें 100% सच साबित हो रही थीं। रघुनाथ ने माहौल को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए भुवन जी, गलती हो गई उससे। वैसे मैं सोच रहा था कि कल मैं 50 लाख नहीं, बल्कि केवल 10 लाख रुपए ही निवेश कर पाऊंगा, बाकी हम बाद में देखेंगे।
10 लाख का नाम सुनते ही भुवन झटपटा उठा। उसने रघुनाथ की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं रघुनाथ जी, 10 लाख में क्या होगा? आपको पूरे 50 लाख ही देने होंगे, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने तो सारी योजना उसी हिसाब से बनाई है। पांचवा और छठा तरीका, स्वार्थ और न सुनने की आदत। भुवन फिर विफल रहा। अंत में रघुनाथ ने अपना आखिरी बाण छोड़ा। उन्होंने धीरे से कहा, दरअसल भुवन जी, मेरे पास खजाने के कुछ गुप्त नक्शे भी हैं जो मेरे परदादा छोड़ डाज गए थे। अगर वो मिल जाएं तो हमें व्यापार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनते ही भुवन की आंखों में एक भयानक लालच चमक उठा। वह अपने कुर्ते का दाग भूल गया और अपनी कुर्सी आगे खिसकाकर रघुनाथ के बिल्कुल करीब आ गया। सच में वो नक्शे कहाँ हैं रघुनाथ जी? आप मुझे दिखाइए, मैं रात भर में उस खजाने को खोद लाऊंगा। हम दोनों दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। सातवां तरीका, रहस्य और लालच। भुवन पूरी तरह नंगा हो चुका था। रघुनाथ अब अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब सम्मान नहीं बल्कि क्रोध था। उन्होंने एक कड़कती हुई आवाज में कहा, बस भुवन, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। तुमने सोचा था कि तुम अपनी मीठी बातों से इस सीधे साधे रघुनाथ को ठग लोगे, लेकिन तुम भूल गए कि इंसान का शरीर और उसका आचरण कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने मेरे घर के सेवक का अपमान किया। तुम मेरे थोड़े से सवाल पूछने पर घबरा गए और तुम्हारी आंखों का लालच मुझे साफ दिखाई दे रहा है। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं नगर के रक्षकों को बुलवाकर तुम्हें काल कोठरी में डलवा दूं। भुवन समझ गया कि उसकी सारी पोल खुल चुकी है। वह बिना एक शब्द कहे अपना मुंह छिपाते हुए रघुनाथ के घर से भाग खड्डी दाछा हुआ। अगले ही दिन नगर में खबर फैल गई कि भुवन नाम का एक बहरूपिया जो मीठी मीठी बातें करके बड्ढे व्यापारियों को लूटता था, उसे पड्ड हौसी राज्य की सेना ने गिरफ्तार कर लिया है। रेवती और अंकुर ने जब यह खबर सुनी तो वे दौड़ भाग कर रघुनाथ के पास आए और उनकी बुद्धिमानी के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि मास्टर दीनबंधु और आचार्य चाणक्य की नीति की जीत है। तो दोस्तों, देखा आपने, इंसान चाहे कितना भी अच्छा नाटक कर ले, लेकिन जब आप अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखते हैं और इन 7 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी बहरूपिया आपके सामने 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। किसी की मीठी बातों में आकर तुरंत फैसला न लें, उसकी आंखों में देखें, उसके हाव भाव को समझें, यह देखें कि वह अपने से छोटों के साथ कैसा बर्ताव करता है और उसे थोड़ा सा क्रोध या लालच देकर परखें। जो इन परीक्षाओं में पास हो जाए वही आपका सच्चा मित्र या साझीदार बनने के लायक है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह कहानी और चाणक्य की यह अमूल्य नीति आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और आपको भविष्य में किसी भी धोखे से बचाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। वर्मा स्टोरीज पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही एक दमदार और सीख से भरी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें। नमस्कार।